अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। इस्राइली मज़ालिम का रद्द-ए-अमल, तारीख का सबसे बड़ा स्कोर, इत्तेहादियों की सर्द जंग, क्रैकडाउन जारी और परचून फरोशों पर टैक्स। और सबसे पहले खबर आपको देंगे, हमास के गैर मुतवक्के हमले ने इसराइल को हिला कर रख दिया। गजा से रॉकेटों की बारिश, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। फलस्तीनी हमले में 40 इसराइली हलाक जबकि 740 जख्मी हुए। हमास के दर्जनों कारकुन मकबूजा इलाकों में घुस गए। फौजियों समेत 35 सेहूनी यरगमाल बना लिए गए। हमास का 5000 रॉकेट दागने का दावा। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया गया। इसराइल का हालत जंग का ऐलान, गजा पर वहशियाना बमबारी, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 160 फलस्तीनी शहीद, 950 जख्मी हुए हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा ने इजाफी फौज तलब करने की मंजूरी दे दी है। सिहोनी वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन भारी कीमत अदा करेगा। इसराइल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन और हजारों रॉकेट दागने पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और दूसरे ओहदेदारों ने सजदा शुक्र अदा किया। फलस्तीनी खवातीन भी मैदान में निकल आईं, इसराइली फौजियों के हथियार छीन लिए और कामयाबी पर नारा तकबीर बुलंद किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनियों के आबादकारों और काबिज अफवाज के जारहियत के खिलाफ दिफा के हक पर जोर दिया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल पर हमले के बाद हंगामी इजलास मुनक्किद किया और सिक्योरिटी हुकाम को हिदायत की कि फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उधर लेबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में इसराइल पर हमले को इसकी जारहियत का रद्द अमल करार दिया। बयान में कहा गया कि गज़ा की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि इसराइल के मुसलसल कब्ज़े का फ़ैसला कुन जवाब और इसराइल के साथ मामूल पर लाने के ख्वाहां लोगों के लिए एक पैगाम है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि कशीदगी के संगीन नताइज निकलेंगे। कतर ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। सऊदी अरब ने कहा है कि तशद्दुद को रोका जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल पर जोर दिया और कहा कि फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने के अमल से दूर रहें। जर्मनी, इटली और बरतानिया ने हमले की मजम्मत की, कहा कि वो इसराइल के साथ हैं। यूक्रेन ने भी इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर रहीम अस्फ़हानी ने हमास को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के साथ खड़े हैं जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की, तो जनूबी अफ्रीका का श्रीलंका को धोबी पटखा, वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का 417 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 428 रन का हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इनिंग्स का जारहाना आगाज किया। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में तीसरी बार 400 रन बनाए। मार्करम ने 48 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। विकेट कीपर बल्लेबाज डिकॉक ने 100 रन बनाए जबकि डिसन 108 रन बनाकर सबसे नुमाया बल्लेबाज रहे। श्रीलंका की जानिब से दिलशान ने 2 विकेट हासिल की। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 157 रन का हदफ 35वें ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेश के नजीबुल हुसैन 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर नुमाया रहे। मेहदी हसन मिराज ने 57, लिटन दास ने 13, शकीबुल हसन ने 14 और तंजीद हुसैन ने 5 रन बनाए। अफगानिस्तान के फजलुल हक फारूकी, नवीनुल हक और अजमतुल्लाह उमरज़ई को एक विकेट मिली। अफगानिस्तान की जानिब से ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन और मेहदी हसन ने 3 विकेटें हासिल की जबकि शरफुल इस्लाम ने 2 और तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट हासिल की।
खबर दें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की वो तैयारी और जज्बा नजर नहीं आ रहा। नून लीग के तमाम वजीर गायब हैं, मालूम नहीं कहां गायब हो गए हैं। मियां साहब वापस आ रहे हैं, अब उनके वजीरों को मेहनत करनी चाहिए। जमहूरी जमातें हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुशी है कि ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीग के साबिका वज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। 15 दिन बाद 20 दिन बाद मियां साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियां साहब का ख़ानदान सिर्फ ना उठाए, मज़ीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। जो हमारे साथ वज़ीर थे, जो मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर थे, मुझे तो नज़र नहीं आते। हम सब जमहूरी जमातें हैं और जमहूरी जमातें, जमहूरी कारकुन हमेशा ना सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, इलेक्शंस के लिए तैयार होते हैं। कि बहुत अच्छी बात है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नज़र आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और मैं समझता हूँ कि वो सारे जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में हैं, जिस तरीके से वो अपने ला रहे हैं कि सबको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी की वजह बता दी। कहते हैं कि मैं चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अगर मेरे हाथ खुले हों तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ जेल हो, मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, मज़ा नहीं आता। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अगर वो कानून के घेरे में आया तो फिर मामलात वक्त के साथ गंभीर होते जा रहे हैं। लोग इक़्तिदार में मफादात की जंग लड़ते हैं। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर। वो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मजा नहीं आता। लेकिन अगर कानून घेरे में आया है, कानून तो फिर कानून हो। अपने वतन के लिए सोचना पड़ेगा। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। ये एक नजरियाती जंग है। लोग इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, इंतखाबात आगे आइन रास्ता नहीं देता। अगर रास्ता नहीं मिलता तो क्या इमरजेंसी लगेगी? खुर्शीद शाह का सवाल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मार्च में सेनेट आधी रह जाएगी, इमरजेंसी नज़र नहीं आती। इलेक्शन कराओ, पार्लियामान को ताकतवर बनाओ। कुछ सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो बड़ी कंफ्यूज है, बड़ी तकलीफदा है। इलेक्शन होनी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आगे रास्ता नहीं देता। अगर हमें रास्ता नहीं देता, क्या इस मुल्क में इलेक्शन लेट हो जाएंगे? इमरजेंसी लगे या कोई मार्शल लॉ लगे? इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आती और मार्शल लॉ भी नज़र नहीं आता। कौन सा रास्ता निकलेगा जो आइन से के अंदर रास्ता हमें दे? ये बड़ा सवाल है। जितना जल्द हो इलेक्शन कराओ, आइन को बचाओ और पार्लियामेंट को मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सही मायने में बनाओ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल सामने आ गया है। नवाज शरीफ के 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है। 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मिलने पर 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान सामने आ गया। नवाज शरीफ के 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है, जहां से 14 अक्टूबर को वो दुबई रवाना होंगे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान है। 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। इंतखाबात से पहले हमारे मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। वो 1-2 ममालिक से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ IMF से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ के रास्ते में हमेशा रुकावटें खड़ी की गई। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और अपील का हक भी छीन लिया। 5 साल रही, उसमें जो अचीवमेंट्स थी अगर वो जारी और सारी रहती तो आज ये ना महंगाई होती,
نہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. ان تمام چیزوں کو جو ہے لگام ڈال دی تھی میاں نواز شریف نے. نواز شریف کو جو ہے وہ پاناما کے کیس میں ملوث کیا گیا، پھر بیٹے سے تنہا نہ لینے کے لیے اس کو جو ہے نااہل قرار دیا اور اس سے اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا. یہ کسی بدترین ملزموں سے بھی یہ کبھی سلوک نہیں ہوا جس جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. نواز شریف واپس آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے. اور یہ اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے. مہنگائی سے نجات ملے گی اور انہی جو ہے انہی ایشوز کے اوپر، انہی وعدوں کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے. وعدے ہم نے ماضی میں بھی ایفا کیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ان وعدوں کو جو ہے ہم ایفا کریں گے. 21 اکتوبر کو آنے والے 21 توپوں کی سلامی چاہتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کا 13 اکتوبر سے جنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان. فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ عوامی اجتماعات ثابت کریں گے کہ IPP عوامی جماعت ہے. عوام کو کھوکھلے نعروں کی بجائے سروس ڈیلیوری نظام کی ضرورت ہے. پاکستان سے غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی عدم استحکام کا شکار پاکستان جو ہے اس کو مستحق بنانے کے لیے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے. کھوکھلے نعروں کی سیاست نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو جس طرح دیمک زدہ کیا اور جس طرح عوام کو سہانے خواب دکھا دکھا کر باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاست میں آنے کے بعد اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا اور ان کو ووٹ دینے والے عوام جو تھے وہ ان منشوروں پہ عمل درآمد کے لیے حسرت سے ان حکومتوں کے ٹینور پورے ہونے کے منتظر رہے. اپنی رجسٹریشن کے مرحلے کے بعد 13 اکتوبر سے جنگ سے عوام سے اپنا جو رابطہ ہے اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں. 13 اکتوبر سے یہ عوامی رابطہ مہم، ورکرز کنونشن اور مختلف عوامی اجتماعات جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بڑی دلیری سے جیلیں کاٹی. مریم نواز شریف کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا. نواز شریف بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے. آج جہلم کے چودھری کی ڈور نہیں ختم ہوئی. عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا میاں نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان سے بدلہ لیا گیا. نواز شریف سرخرو ہو کر واپس آ رہے ہیں. سے کس جرت سے مسلم لیگ نون کے شیروں نے، مسلم لیگ نون کی شیرنیوں نے جیلیں کاٹی. مریم نواز شریف نے جس بہادری سے جیل کاٹی ہے. دوسری دفعہ جب والد کے سامنے گرفتار کیا گیا، بیٹیاں والدین کی بڑی پیاری ہوتی ہیں، کیوں گرفتار کیا گیا؟ باپ کو اذیت دینے کے لیے. اور یہ وہی نواز شریف ہے جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آیا تھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا تھا. وہ آیا تھا آپ کی میری خاطر آیا تھا. آج جو وہ ایک جیلم کا چودھری ہے وہ دوڑ لگاتا ہے، دوڑ نہیں ختم ہوتا. پوری دنیا جانتی تھی سازش ہوئی ہے، ہٹانا میاں نواز شریف کو تھا، بدلہ پاکستان سے لیا گیا. مسلم لیگ ضیاء کے رہنما اعجاز الحق نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی خلا ہے. اس وقت آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر ہو رہا ہے. پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن بروقت اور شفاف ہونے چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں کہ ایک جماعت کے ہاتھ باندھ دیے جائے اور دوسرے کو پچھلے دروازے سے لا کر اقتدار میں بٹھا دیا جائے. بڑا سیاسی خلا ہے پاکستان کے اندر. اس وقت جو ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر. یعنی یہ بھی ایک آپریشن ہی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں جو کہ نہ جمہوریت کے اندر نظر آتے ہیں نہ سیاست کے اندر نظر آتے ہیں. الیکشنز بر وقت ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. اور اس لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ دوسری جماعت کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ مجھے پچھلے دروازے سے لا کر دوبارہ اقتدار میں بٹھا دیا جائے، اس کے لیے وہ لیول. میئر کراچی مرتضی وہاب نے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے بھی UC چیئرمین کی نشست کے لیے کاغذات جمع کرا دیے. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ جب ٹاؤن چیئرمین سے ملتا ہوں تو حافظ نعیم ناراض ہو جاتے ہیں. وقت ثابت کرے گا کہ کون کیا ہے. منتخب میئر کو 6 ماہ میں خود کو منتخب کرانے کی قانونی شق. کراچی میں بلدیاتی نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آخری روز.
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने कागजात जमा करा दिए। मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला जनूबी में UC 13 की खाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, सियासी बुग़्ज़ रखने वाला आदमी नहीं, हाफिज नईम का एहतराम करता हूँ। मैं जब टाउन चेयरमैन से मिलता हूँ तो हाफिज नईम नाराज़ हो जाते हैं। शहर की खिदमत करने को मिले, उन 3 माह के अंदर जो जो चैलेंज मेरे सामने आया उस चैलेंज के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश की। इस सियासी बुक्स को ख़त्म करें। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 नवंबर को शेड्यूल है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत गैर मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को 6 माह में UC चेयरमैन का इलेक्शन जीतना लाजिम है। अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देंगे, सिराजुल हक की क़यादत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि असलहा किराए पर मिल जाता है लेकिन बुनियादी सहूलत नहीं मिलती। कराची में तरक्की का पहिया रुका हुआ है। 1 दिहाई से K4 मंसूबे पर काम रुका हुआ है। कराची के नौजवानों पर तालीम और रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए गए। जामियात को सिंध हुकूमत ग्रांट नहीं दे रही। सारा माली बोझ तलबा पर डाला जा रहा है। माफियाज में सियासतदार, जागीरदार सब शामिल हैं। ये वो चीज है जो हुक्मरान तबका हमारे साथ करता है। इतना जुल्म करो और उसमें से 2% रियायत दे दो तो लोग समझेंगे हमारे हालात बेहतर हो गए। तो ये गुलामों जैसी नफ्सियात खत्म करनी चाहिए, लोगों को अपने हक के लिए निकलना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। हमारा ये मुतालबा है, नंबर 1 ये कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शन लिया जाए। डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ के सारे काम मुकम्मल किए जाएं। मुलाजमतें दी जाएं कराची के लोगों को, कराची के नौजवानों को, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, उसके मौके पैदा किए जाएं। कीमतों में कमी की जाए। 8 तारीख को इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर कराची के अवाम शरीक होंगे और फिर हम कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस धरने के शरीक बनाएंगे और इंशाल्लाह ये कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। सिराजुल हक साहब इस धरने की क़यादत करेंगे इंशाल्लाह। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। पुरवकार तकरीब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमान हवाले की। नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलविदा खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी का कहना था कि पाकिस्तान नेवी की कमान करना उनके लिए बड़ा एजाज़ था। अल्लाह का शुक्र जिसने ये मौका फराहम किया। पाक बहरिया में तब्दीली कमांड। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। पुरवकार तकरीब PNL सफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर अलविदाई खिताब में सबकदोश एडमिरल अमजद खान न्यासी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने पाक नेवी में खिदमत सर अंजाम देने का मौका दिया। भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करना होगी। We must keep in mind that capabilities of artificial intelligence, robotics and unmanned systems would be the cornerstones of success or failure in the next conflict. We cannot afford to ignore these domains, not even slightly. पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने 1979 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। वो अहम कमान और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। पाकिस्तान ने मार भगाया तो अफगानिस्तान ने गले लगाया। अफगान सरजमीन TTP के लिए महफूज पनाहगाह बनी। पाकिस्तान के इन दुश्मनों को अफगान तालिबान का आशीर्वाद भी हासिल रहा। सरब असद में पसपा होने वाले दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क भाग निकले। TTP की तंजीम नौ में अफगानिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 2021 में तालिबान की फतह पर TTP ने भरपूर जश्न मनाया। TTP ने काबुल पर तालिबान कब्जे को वसीम फतह से ताबीर किया। उत्तर काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने TTP पर नवाजिशात करना शुरू कर दी। TTP सरगना मौलवी फ़कीर मोहम्मद बाजोड़ी, तर्जुमान खालिद बल्ती समेत कई दहशतगर्दों को रिहा कर दिया। अफगान तालिबान के सिपाहियों ने कहा, जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है। दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के खुदकश बमबार अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ अब जारी हैं। KP में अफगानों ने जायदादें भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके हैं। कराची में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14 गैर कानूनी मकीम अफगानियों के भी 125 गैर कानूनी मकीम अफराद हिरासत में ले लिए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जायदादें फरोख्त करके निकलना शुरू हो गए।
अब तक 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके हैं। कराची में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नीलम कॉलोनी क्लिफ्टन में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 14 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। इधर कोयटा में भी पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। गुज़िश्ता रात 125 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर रजिस्टर्ड मदारिस और उनमें गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ इकदाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं कि चारों सूबों में मदारिस और मसाजिद की रजिस्ट्रेशन समेत गैर मुल्की तलब की तादाद मालूम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाब शेर से। जी नवाब शेर। पाकिस्तान से गैर की इनखला का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मदारिस की जो तादाद है, कितने मदारिस हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका तादाद मालूम हो, और उनके दरमियान असल में एक और चीज़ जो हम अचीव करना चाहते हैं कि मसाजिद और मदारिस के दरमियान कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी हो, उसके ज़रिए हम उन तमाम अहदाफ तक पहुँच जाएंगे जिस जानिब आपका इशारा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनीक साहब का यही कहना है कि जो गैर रजिस्टर्ड। शुक्रिया नवाब शेर आपका। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मदारस में कोई गैर मुल्की तालिब इल्म नहीं है। गैर मुल्कियों की बेदाखिली के हवाले से हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान नहीं चाहता अफगानिस्तान का अमन खराब हो। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी शहदा और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30,000 के करीब मदारिस हैं। पाकिस्तान के मदारिस में कोई गैर कानूनी गैर मुल्की नहीं है। पाकिस्तान के मदारिस अरबिया और पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के दरमियान किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। मदारिस अरबिया पाकिस्तान जितने भी मुल्क के अंदर है उनमें गैर कानूनी कोई तालिब इल्म नहीं है। हर पाकिस्तानी अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम और अफगानिस्तान की तरक्की चाहता है। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिफ्ट पैदा करना चाहती है, वो बदअमनी पैदा करना चाहती है। हम दुआगो हैं अल्लाह तबारक व तआला अहले फ़लस्तीन की मदद फरमाए और फ़लस्तीन को आज़ादी। आपको खबर देंगे एफआई कराची जोन का हुंडी हवाला में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नवाज साल हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बेपमार कार्रवाइयाँ की गई। 64 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान 42,41,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद किए गए। 1,96,00,000 रुपए से जायद की दीगर ममालिक की करेंसी बरामद हुई, जबकि 14,33,00,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए। अमेरिका और रूस में सिफारती जंग। अमेरिका ने जवाबी इकदाम करते हुए 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा है कि रूसी हुकूमत के अमेरिकी सिफारतकारों को हरासा करने के अंदाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका और रूस में सिफारती जंग, एक दूसरे के सिफारतकारों को निकाल दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मुलर के मुताबिक 2 अमेरिकी सिफारतकारों को मॉस्को से निकालने के फैसले के जवाब में अमेरिका ने 2 रूसी सिफारतकारों को निकल जाने का हुक्म दे दिया है। इन्हें 7 दिन में अमेरिका छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सिफारतकारों को हिरासा करने के अंदाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मॉस्को में हमारे सिफारत खाने के अहदेदारों के खिलाफ नाकाबिल कबूल इक़दाम के नताइज बरामद होंगे। इससे पहले रूस ने अमेरिका के 2 सिफारतकारों को बेदखल करने का हुक्म दिया था। इन पर हसास मालूमात जमा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसके अहदाफ पूरे करने के लिए एक और इक़दाम, अब परचून फरोशों से भी टैक्स लिया जाएगा। 36 लाख दुकानदारों से टैक्स लेने का फैसला कर लिया गया। बल्तिस्तान की खूबसूरत तरीन वादी शिगर में सरफरंगा फेस्टिवल में तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। इवेंट के दूसरे दिन ब्लाइंड लेक यानी अंधी जेल में ज़ीक रेस के मुकाबले हुए, जिसमें मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये ज़ीक क्या है, कैसे तैयार होती है, बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्कनैन इकबाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लाइंड लेक पर, जहाँ पर ज़ख रैली का इनेकाद किया गया था। ये ज़ख रैली बेसिकली है क्या और ये ज़ख होता क्या है, इस हवाले से आपको बताते हैं। ये बेसिकली जैसे मश्क होती है, बकरे की खाल होती है, ये ओरिजिनल खाल है बकरे की, जिसके अंदर हवा भरी जाती है। इस तरीके से इसको वो बांधा जाता है बांसों के साथ, और ये कश्ती के तौर पर इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ पर पुल नहीं होते। ये हमारा गाड़ी था, उस वक्त रोड नहीं था, गाड़ी नहीं थी,
तो बस हमारा लोग जो है इसी पे सफ़र करते थे। अच्छा, तो अब तो खैर सड़कें बन गई हैं, तो अब ये इस्तेमाल होता है? कोई बंदा अगर दरिया के बीच में फंस गया तो यह हम इसी का इस्तेमाल करके उनको निकाल सकते हैं। इसमें जो ये खाल जो है वो बकरे का होता है, उसकी कीमत 30 से 40 हज़ार एक का। एक रवायती चीज़ है जिसका इस्तेमाल अभी तक जारी है। सिर्फ वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।